हर्षदा, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे गेस्ट जो हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं। जी हाँ, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। मिहिर काफ़ी समय से हमारे साथ पहले किसी दूसरी कंपनी के तौर पे आते थे और अब एक नए रूप में मिहिर हमारे साथ जुड़े हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। तो लाइफ इंश्योरेंस इस कंपनी से वापस एक म्यूचुअल फंड में, तो ये मूव कैसा रहा आपका? और अब आपका इस समय क्या व्यू है ओवरऑल? जिस तरीके का पैसा आ रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो या म्यूचुअल फंड्स हो, क्या व्यू बन रहा है आपका? नमस्कार अनुज, हर्षदा, गुड मॉर्निंग। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मार्केट तो वही है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से मैं पैसा मैनेज करूँ या म्यूचुअल फंड में, द सेम मार्केट, इक्विटी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट जो है वही है। जो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉल्स तो वही देते हैं, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस करके। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो फ्लोज की बात की, तो ये जो मार्केट की मैं बोलूँगा रेजिलियंस है, ऑफ कोर्स आजकल ऐसा मूड नहीं लग रहा है क्योंकि पिछले दो तीन हफ्ते में मार्केट ने थोड़ा करेक्ट किया है, बट ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया हैज़ बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स लास्ट 18 महीने में हम देखें तो। और ये जो रेजिलियंस है इंडिया की, वो डोमेस्टिक फ्लोज की वजह से आई है। एफआईआईज का तो काफ़ी सेलिंग चल रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि एफआईआई नंबर्स तो नेगेटिव आ रहे हैं, बट ये जो लोकल सेविंग्स पूल है उसमें दो चीज़ है। एक तो एक पूल लार्ज है और विद इन दैट पूल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ज़्यादा हो रही है जो, और उसमें हम देख रहे हैं कि एसआईपी फ्लोज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के जो रेगुलर प्रीमियम्स हैं, एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम, और ईपीएफओ, वो भी अब काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हो गए हैं। तो जो पहले मैं कहूँगा 10-15 साल पहले सिर्फ एफआईआईज पे मार्केट डिपेंड कर रहा था, अब ये डोमेस्टिक पूल जो है वो भी मार्केट को काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है, और इसकी वजह से हम देखें तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम हुई है। बिल्कुल। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी इस समय जो वॉलेटिलिटी चल रही है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, जो हमने देखा था पिछले महीने भी एक बार इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था, फिर पिछले हफ्ते भी एक हमने 1000 पॉइंट का मूव देखा था फ्राइडे को, लेकिन 500 पॉइंट की रिकवरी आ गई थी। आपके हिसाब से अब इस समय मिड कैप्स में क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली देखी थी हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने कहा, मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले 12 महीनों में। लार्ज कैप के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स लेवल पे, और स्टॉक्स लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आई थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि कोई स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का एडवांटेज ये है कि जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और अपकमिंग सेक्टर्स होते हैं वो टिपिकली लार्ज कैप में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम इंडिया के बारे में तो हम कितने सारे सेगमेंट की बात कर सकते हैं, बट वो सारे सेगमेंट आपको निफ्टी 50 या टॉप 100 स्टॉक्स में नहीं दिखेंगे, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी। ऑफ कोर्स कभी कभी ओवरशूट हो जाता है, अंडरशूट हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इस समय लार्जली अमीर जी निवेशकों के बीच अप्रोच क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं जो पूरा पैसा आया है या फिर जो मार्केट में तेजी आई थी, वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल निवेशकों का जो लगातार जज्बा था कि इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना है, उसके बदौलत था। ऐसे करेक्शंस बहुत कम मिलेनियल्स ने शायद देखे होंगे। तो क्या कुछ रिडेम्पशन प्रेशर का कुछ डर देखने को मिला है? क्या इंक्वायरीज आने लगी हैं कि और पैसा डाले या निकाले? इस समय रुझान क्या है? इन्वेस्टर्स का मूड कैसे आप लोग भाप रहे हैं? देखिए, अभी तो इसको मैं करेक्शन नहीं कहूँगा, अभी तो हार्डली 5-6% का ऊपर से करेक्शन मार्केट या इंडेक्स लेवल पे करेक्शन हुआ है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने देखा है कि नॉर्मल 5-10% तो साल में एक दो बार ऐसे करेक्शंस आते ही हैं, करेक्शंस कहे अप मूव कहे जो भी, बिकॉज करेक्ट होता है, अप मूव होता है, तो ये तो अभी बहुत नॉर्मल है। ऑफ कोर्स ग्लोबल सिचुएशन अगर ज़्यादा खराब होती जाती है और मार्केट और ज़्यादा 10-15% गिरता है, तो उसको मैं एक वो कहूंगा कि इसको करेक्शन कहते हैं। अब तो ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी है मेरे ख्याल से, तो रिडेम्पशन का कोई प्रेशर नहीं है। हमने देखा है कि अगर रोलिंग 12 मंथ या 24 मंथ बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न्स दिखने लगते हैं पोर्टफोलियोज में लोगों के, तब जाके लोग क्वेश्चन उठाते हैं, वरना ये 1-2 महीने के नेगेटिव रिटर्न से इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस समय फिर आप लोग अपने आप को कैसे पॉइज कर रहे हैं? कहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे हैं नया पैसा लगाने की? हमारा बेसिक प्रीमाइस ये है कि इंडियन इकोनॉमी, जो लोकल इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर करेगी। और ये न सिर्फ ये साल, नेक्स्ट 3-4 साल का अगर हम व्यू लेके चले, इंडिया जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से रहेगी।
तो उसके हिसाब से हम डोमेस्टिक सेक्टर्स को ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, विच मीन्स उसमें सबसे बड़ा ऑफकोर्स बैंकिंग तो आ ही जाता है। बैंकिंग है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, और इतने सारे जो हम सेगमेंट्स बात करें जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, डिफेंस है, आत्मनिर्भरता का जो है, रेलवेज कैपेक्स है, वो सो बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट्स थीम है जिसमें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, और डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है जिसमें ऑटो वगैरह के सेक्टर्स हैं, उसमें हम ओवरवेट हैं। और जो आईटी वगैरह जो है, जो आउटवर्ड लुकिंग सेक्टर्स है, कमोडिटीज़ है, आईटीज है, ग्लोबल कमोडिटीज़, उसमें अंडरवेट रहेंगे। ओके अच्छा, मार्केट में अब थोड़ी रिकवरी इस समय, निफ्टी करीब करीब 60-65 पॉइंट रिकवर कर चुका है, और बैंक निफ्टी में हालांकि उतनी रिकवरी नहीं है, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा रिकवरी है। और अगेन रिलायंस अच्छी तरीके से लीड कर रहा है। अब रिलायंस अब इस समय फिर डे हाई पर, तो अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय रिलायंस में आपको दिखाई देंगे। अच्छा मेरे जी, एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि अब जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट से क्यूज़ आ रहे हैं, और खासतौर से जो क्रूड का एक इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर, क्या उससे डरना चाहिए या अभी नहीं, उस पर इतना मतलब मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा आपके हिसाब से? देखिए, इंडिया के लिए क्रूड काफ़ी क्रिटिकल है, और अगर ये यही लेवल पे रहा या तो और ऊपर जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट वगैरह में इम्पैक्ट आती है। लेकिन हमने ये देखा है पिछले 12 महीनों में हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली ऑयल में इन्वॉल्वमेंट किया है, और जहाँ भी चीपर सोर्सेज है, चाहे रशिया है, मैंने हेडलाइंस पढ़ी कि वेनेजुएला से भी हम चीप ऑयल लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिवली इसको एड्रेस कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहे ये लेवल पे, फिर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, और इतना अभी तक मुझे कंसर्न नहीं लग रहा है। बट ऑफ कोर्स कुछ जियोपॉलिटिकली वजह से और $20 बढ़ जाता ऑयल तो प्रॉब्लम हो सकती है, अभी तो मैनेज किया हुआ है। ओके अच्छा, एक रैली जो बड़ी आई वो आई ये डिफेंस और रेलवेज में, आपने पार्टिसिपेट किया क्या इन स्पेसेस में, और इस समय क्या भी बन रहा है? बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था, और हम काफ़ी बुलिश हैं। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, रेलवे बजट 80,000 करोड़ का होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, वो 2,40,000 करोड़ का गवर्नमेंट का प्लान है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है कैपेक्स में। सिमिलरली डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स करने की बात कर रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। पहले एक्सपोर्ट्स की तो बात भी नहीं होती थी, तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। गवर्नमेंट का फोकस पहली बार आया है पिछले कई डिकेड्स में, तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रक्चरल थीम बन रही है, और इसमें स्टॉक पिकिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आएगी पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में। एनबीएफसीज पर रुझान क्या रहेगा? आई एम श्योर आपने एम फाइनेंस के नंबर्स देखे हैं, उसने एक बहुत अग्रेसिव नेगेटिव रिएक्शन भी दिखाया है, लेकिन ओवरऑल जो श्रीराम फाइनेंस का परफॉर्मेंस था वो डिसेंट था। बजाज फाइनेंस द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था। इस समय एनबीएफसीज को लेकर आप लोग किस तरह से निवेश करेंगे? बढ़ाने की कोई कवायद होगी? एनबीएफसीज के व्यू, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे व्यू और भी पॉजिटिव है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन और ग्रोथ की इक्वेशन है वो अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी है, और उनकी जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, वो उनको हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो में काफ़ी बेनिफिट कर सकती है। बट हैविंग सेड दैट, एनबीएफसीज जो हैं वो काफ़ी वेरीड हैं, हाउसिंग फिनेंस में है, अफोर्डेबल हाउसिंग की है, माइक्रो फिनेंस में है, कमर्शियल व्हीकल्स, यूज कमर्शियल, तो काफ़ी वैरायटी है। तो स्टॉक पिकिंग के काफ़ी चांसेस हैं, चॉइसेस हैं एनबीएफसीज में भी। सो मैं कहूँगा बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसीज में हमारा व्यू पॉजिटिव है। साथ ही यहाँ पर आप ऑटो कंपनियों, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, अब मैन्युफैक्चरिंग में इतने नए सेक्टर्स आ गए हैं, लेकिन जो कोर मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में हम देखते थे वो ऑटो कंपनियां ही लार्जली रहती थी। अब दिवाली में ऑफ कोर्स कंपनी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कुछ पिकअप देखने को मिलेगा, दशहरा सेल्स में कुछ इंप्रूवमेंट था वॉल्यूम में, लेकिन अर्निंग्स वाइज किस तरह की डिलीवरी रहेगी? और क्या अभी भी आपको लग रहा है कि जो अल्फा मिलेगा वो लार्जली वो ईवी सेक्टर वाले स्टॉक्स में मिलता हुआ दिखाई देगा, या फिर एक ही पेंट ब्रश से आप आइडेंटिफाई करेंगे इन स्टॉक्स को? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो ऑफ कोर्स जिनके पास ईवी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स में हो या कार्स में, उनको बेनिफिट होगा। बट ये मैं कहूँगा 5 साल की स्टोरी है, बियॉन्ड 5 ईयर्स की। शॉर्टर टर्म में मेरे ख्याल से मॉडल लॉन्चेस और जो प्रीमियम कार्स हैं जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, उसमें जो अच्छा मॉडल लॉन्च कर पाते हैं उसको बेनिफिट होगा, कार्स में खास करके। 2 व्हीलर्स में अनफॉर्चुनेटली जो लोअर एंड है वहाँ पे अभी तक हमने इतनी ट्रैक्शन नहीं देखी है डिमांड में, शायद ये रूरल इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन है। तो मैं कहूँगा ऑटो सेक्टर ब्रॉडली एक के शेप रिकवरी दिखा रहा है, जहाँ पे जो वैल्यू सेगमेंट है वो ग्रो नहीं कर रही है, चाहे वो कार की वैल्यू सेगमेंट हो या 2 व्हीलर्स हो, इतनी ग्रो नहीं कर रही है। बट प्रीमियम सेगमेंट्स अच्छा ग्रो कर रही है। तो जो कंपनीज के पास अच्छे प्रीमियम मॉडल्स हैं, खास करके एसयूवीज में,
उनकी जो है प्रोस्पेक्ट ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट एक चीज मैं आपसे पूछने वाली थी, जो प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी है, अब उस के शेप में भी वो के में भी एक के उभर कर आ रहा है कि सबसे ज्यादा प्रीमियम एंड की गाड़ियां या फिर प्रोडक्ट्स बड़े आसानी से आज लोग खरीद रहे हैं। लेकिन ये ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि यही होता है ना कि सारा जो बड़ा खर्चा हो रहा है वो अमीर में भी अमीर कैटेगरी में हो रहा है। बिल्कुल, तो ये डिजायरेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, बट एटलीस्ट कोई सेगमेंट तो ग्रो कर रहा है, और टिपिकली ये होता है कि एक सेगमेंट ग्रो करता है, वो फिर बाकी सेगमेंट्स को खींचता है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक बार जरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक वापस लेकर आइए, और फिर इंटरडे लो से शानदार रिकवरी यहाँ पर इस स्टॉक में। मेरे ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स रहे हैं, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, इनफैक्ट ब्रोकरेजेस हो गई, डीपीज, ये सब ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। कोई पोजिशनिंग है आपकी यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या आपकी? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर इन द स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस। लेकिन आई थिंक अगर थेमेटिकली देखें तो ये जो हमने जनधन आधार का जो कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से फाइनेंशियलाइजेशन बहुत इजी हो गया है। आप अगर 10 साल पहले देखें तो फिजिकल फॉर्म्स भरने पड़ते थे ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए, बैंक वेरिफिकेशन करनी पड़ती थी। अब 1 क्लिक में आप विद इन 5 मिनट्स आपका ब्रोकरेज अकाउंट खुल जाता है, और हम देख रहे हैं कम से कम 10 से 20 लाख अकाउंट्स हर महीने खुल रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स, ब्रोकरेज अकाउंट्स करके। तो ये जो है एक ट्रेंड है, वो काफ़ी बेनिफिट करता है, और उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स इन द वैल्यू चेन को बेनिफिट होगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मार्केट में इस समय अच्छी रिकवरी, निफ्टी इनफैक्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, बस सिर्फ 14 पॉइंट रेड में रह गया है। लोअर लेवल से शानदार रिवर्सल इस समय निफ्टी में, अब करीब 94 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन से होगी एक खास चर्चा।